Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search। आज के इस वीडियो में हम फॉरेंसिक फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्लास एविडेंसेस। इस वीडियो में हम जो हमें क्राइम सीन पे एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिलता है दैट इज ग्लास, तो इस ग्लास एविडेंसेस को फॉरेंसिक फिजिक्स डिवीजन में कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाता है, ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ग्लास एज अ फॉरेंसिक एविडेंस। ऐसे कौन कौन से केसेस है कि जिसमें हमें ग्लास एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस मिलता है, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। So glass as a physical evidence is frequently occurred in various crimes. For example, in vehicle accident, रोड पे जितने भी व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो वहां पे सपोज टू व्हीकल का एक दूसरे के साथ कोलिजन हो गया, इम्पैक्ट हो गया, सो इन दैट केस हमें ग्लास एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल जाता है। द नेक्स्ट वन इज इन बर्गलरी केसेस। सपोज कोई पर्सन कोई विंडो ब्रेक करके आया होगा, कोई ग्लास ब्रेक करके एंटर हुआ होगा, तो उस केस में उस पर्सन के वेरियस पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल क्लॉथ के ऊपर, शूज के ऊपर हमें ग्लास फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं। लाइकवाइज इन द मर्डर केसेस आल्सो वी गेट दिस ग्लास एज अ फिजिकल एविडेंस। द नेक्स्ट वन इज इन शूटिंग इंसिडेंट्स। सपोज कोई फायरआर्म फायर किया होगा, कोई बुलेट ग्लास को ब्रेक करके एंटर हुई होगी, तो उस केस में भी हमें नंबर ऑफ ग्लास फ्रैगमेंट्स क्राइम सीन पे मिल सकते हैं। देन लास्ट वन इज इन आर्सन एंड वेंडलिज्म केसेस। इन आर्सन केसेस एंड इन वेंडलिज्म केसेस आल्सो वी गेट द नंबर ऑफ ग्लास फ्रैगमेंट्स एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस। अब इन सारे केसेस पे जो हमें ग्लास एविडेंसेस मिलता है, इस ग्लास एविडेंसेस को हम फॉरेंसिक साइंस के फॉरेंसिक फिजिक्स डिवीजन में उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये कैसा एग्जामिनेशन किया जाता है उसको देखने से पहले हम देख लेते कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ दिस ग्लास। बेसिकली ग्लास इज अ हार्ड ब्रिटल amorphous substance composed of mainly sand, that is silicon oxides mixed with various metal oxides. So ग्लास का जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। This silicon oxide is mixed with various other metal oxides depending upon the type of glass. So जो एक ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसमें जो कॉम्पोजिशन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें बेसिकली सैंड दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है एंड द परसेंटेज ऑफ दिस सिलिकॉन ऑक्साइड इज 72.6%. The next composition is soda ash, it contains 13%. The next one is lime, that is calcium oxide, and it is of 8.40%. The next one is dolomite, and the constituent of the percentage of this dolomite is 4%. The next one is alumina, it is of 1%, and remaining that is other constituents are 1%. दैट मीन्स ये जो हमने कंपोजिशन देखे, ये सारे कंपोजिशन हमारे जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है, ये ऑर्डिनरी ग्लास में हमें ये कंपोजिशन दिखाई दे सकते हैं। बाकी के दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास ये कंपोजिशन वेरी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्लास। बेसिकली फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्लास इज कैरिड आउट इन 2 steps, दैट इज फर्स्ट वन इज नोन एज फिजिकल कंपैरिजन एंड सेकंड वन इज ग्लास फ्रैक्चर एग्जामिनेशन। तो उसमें से फर्स्ट देखते हैं हम दैट इज फिजिकल कंपैरिजन ऑफ ग्लास इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय 2 steps. फर्स्ट वन इज अपीयरेंस ऑफ द ग्लास एंड सेकंड वन इज टाइप ऑफ ग्लास। सो अपीयरेंस ऑफ ग्लास मीन्स क्या कि सपोज फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर पीस या जो भी कोई ग्लास का फ्रैगमेंट या ग्लास सैंपल हमें क्राइम सीन पे मिला, सो उस ग्लास का कलर कैसा है, देन वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है क्या, कैसा ग्लास है, पॉलिश किया हुआ ग्लास है या उस ग्लास के ऊपर कोई अदर मार्किंग है, कोई ब्लर, कोई ऐसा कोई सैंपल लगा है क्या नहीं, ये सारा जो हमें नेकेड आई से जो दिखता है उसको हम
फिजिकल अपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ द ग्लास में ये सारे पॉइंट नोट डाउन करके रख देंगे। देन नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ग्लास। टाइप ऑफ ग्लास में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ ग्लास, फॉर एग्जांपल लैमिनेटेड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, लाइकवाइज। सो इसमें हम जो भी हमें पीस मिला उस पीस को अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास, एज वेल एज लाइक ऑटोमोबाइल ग्लास, हेडलाइट ग्लास, दैट मीन जो ग्लास मिला हमें वो ग्लास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हीकल का है या विंडो का ग्लास है। व्हीकल का होगा तो व्हीकल के कौन से पार्ट का है, हेडलैम्प का है या फ्रंट शील्ड होती है उसका है। लाइकवाइज हम ये टाइप ऑफ ग्लास में उसको नोट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज फिजिकल मैचिंग। फिजिकल मैचिंग में हम क्या करते हैं, जनरली carefully examine the edges of the samples which will exactly fit into each other। जो नंबर ऑफ पीसेस या फ्रैगमेंट्स हमें क्राइम सीन पे मिलते हैं, ये सारे फ्रैगमेंट्स को हम लाके उसका फिजिकल मैचिंग करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक फ्रैगमेंट होगा, ये एक फ्रैगमेंट होगा, ये ऐसे हमें जो फ्रैगमेंट्स मिले क्राइम सीन पे, तो ये सारे फ्रैगमेंट्स को हम उसका फिजिकल मैचिंग करेंगे। और फिजिकल मैचिंग करने के बाद जैसे हैंड्स इन ग्लोव फिटिंग होता है, लाइकवाइज सपोज ये सारे फ्रैगमेंट एग्जैक्टली फिट हो गए इनटू ईच अदर, देन वी कैन से दैट द ओरिजिन ऑफ ऑल दिस ग्लास फ्रैगमेंट्स इज द सेम। एंड अगर ये फिजिकल मैचिंग नहीं हुआ, एग्जैक्टली फिट नहीं हुआ, तो उसमें कोई तो एक फ्रैगमेंट या होल द फ्रैगमेंट्स एक डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के हो सकते हैं। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज जनरल अपीयरेंस, color of that particular glass, edges of that glass, thickness, shape of breakage, all the irregularities and striation near the broken surfaces should be observed minutely। Suppose for example अगर कोई pieces मिल गए, ये इनके edges है, तो इसका edges कैसा है, sharp edge है, normal edge है, color कैसा है ग्लास का, thickness कितना है, shape of breakage कैसा है, या अदर कोई irregularity इस ग्लास सरफेस के ऊपर होंगे, तो उसको भी हम फिजिकल मैचिंग में एक माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। सो ये हो गया अपना फिजिकल मैचिंग। देन नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। ग्लास एग्जामिनेशन करते टाइम पे हम कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग ग्लास पार्टिकल्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं ग्लास में, उसमें मोस्ट टाइम पे जो प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं दैट आर द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लास फ्रैगमेंट्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मोस्ट टाइम पे हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं हम, दैट इज डेंसिटी। वी ऑल नो व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। That is, we can give the formula of density like density is equal to mass upon volume। अब ये जो ऑर्गेनिक ग्लास होता है, ये ग्लास का डेंसिटी होता है 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर एंड जनरली इट वेरीज फ्रॉम टाइप ऑफ ग्लास। जो ग्लास का टाइप होता है अकॉर्डिंगली ग्लास का डेंसिटी वेरी हो सकता है। नॉर्मल ग्लास जो मिलता है उसका डेंसिटी हम बोल सकते हैं नियरली वो 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ये जो डेंसिटी होता है, अब हम देखते हैं कि डेंसिटी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। सो डेंसिटी ऑफ ग्लास पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड बाय टू मेन मेथड्स, दैट इज फ्लोटेशन मेथड्स और डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड्स। सो ये दो मेथड का यूज करके हम ग्लास का डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम सबको पता है डेंसिटी मेजरमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल पे ऊपर ये डेंसिटी मेजरमेंट बेस करता है। So, solid particles will float in a liquid medium of greater density or sink in a liquid of low density or remain suspended in the liquid of equal density। That means जो density measurement करने के लिए जो हम liquid use करते हैं या जो भी कोई liquid होता है, तो उस liquid के accordingly अगर उस solid particles का density कम है, ज़्यादा है या equal है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉलिड पार्टिकल फ्लोट हो सकता है, सिंक हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द डेंसिटी मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि ये डेंसिटी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट बाय
फ्लोटेशन मेथड। डेंसिटी मेजरमेंट बाय फ्लोटेशन मेथड्स में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स आर यूज, बट जो कॉमन टाइम पे या नंबर ऑफ टाइम पे जो केमिकल यूज किया जाता है, दैट केमिकल इज ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोबेंजीन। सो ये दो केमिकल्स को यूज करके हम एक पर्टिकुलर ग्लास का डेंसिटी बाय फ्लोटेशन मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका हम प्रोसेस देखते हैं। दैट इज pour the crushed samples of crystalline glass in a beaker or conical flask containing a bromoform। पहले स्टेप में हमें कोई एक बीकर लेना है या कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें हमें ब्रोमोफॉर्म को पोर करना है। उसके बाद जो हमें क्राइम सीन पे ग्लास सैंपल्स मिलते हैं, उस ग्लास सैंपल्स को एकदम हम फाइन पाउडर पार्टिकल्स में क्रश करेंगे और ये पाउडर पार्टिकल्स उस बीकर में पोर करेंगे कि उस बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में अपना ब्रोमोफॉर्म सॉल्यूशन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज द ग्लास विल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब ये ग्लास लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट हो रहा है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दिस इंडिकेट्स दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्लास। इसलिए ये जो ग्लास पार्टिकल्स होंगे, दिस ग्लास पार्टिकल्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। Then next step क्या है? Then add bromobenzene dropwise with constant stirring until the particle is exactly suspended। बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें उसी बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में हमें ब्रोमोबेंजीन ड्रॉपवाइज ऐड करना है। कब तक ऐड करना है? Until the particles is exactly suspended। और ये ब्रोमोबेंजीन हमें ड्रॉपवाइज ऐड करते टाइम पे उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है। The next step will be then add the control glass samples in the same beaker। then हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कंट्रोल ग्लास सैंपल होगा उस ग्लास सैंपल को हम ऐड करेंगे। ध्यान रखना, पहले स्टेप में हमने जो क्राइम सीन पे ग्लास सैंपल मिल गया उसको ऐड किया है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसका जो कंट्रोल सैंपल होगा उस कंट्रोल सैंपल को ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद क्या होगा? इफ बोथ द crime sample and the control glass particles remain suspended in the liquid, then what will be our conclusion? Then their densities are equal to each other and to that of the liquid mixture। That means जो crime scene पे हमें जो glass particles मिल गए as well as जो अपना control glass particles है, वो सारे हमने एक conical flask में रखने के बाद they will remain suspended in the liquid, then their densities are equal to each other and also to the equal to that liquid mixtures। Particles of different densities will either sink, float or remain suspended depending upon whether they are more dense or less dense than the liquid medium। Suppose अगर एक ही ओरिजिन के होंगे तो वो either float हो सकते हैं, सिंक हो सकते हैं या सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग ओरिजिन के होंगे तो एक पार्टिकल सस्पेंड हो सकता है, एक पार्टिकल फ्लोट हो सकता है या एक पार्टिकल क्या होगा? सिंक हो सकता है। सो सपोज फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज विल आइदर सिंक, फ्लोट डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर मोर डेंस और लेस डेंस देन द लिक्विड मीडियम। देन नेक्स्ट मेथड इज डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड्स। पहले मेथड में हमने डेंसिटी मेजर किया बाय द फ्लोटेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो केमिकल्स यूज करेंगे वो सेम केमिकल्स हो सकते हैं, दैट इज ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोबेंजीन। इसमें कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे? टेक 7 टेस्ट ट्यूब्स एंड मेक द मिक्सचर्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोफॉर्म लाइकवाइज। सो हमें 7 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर ये सारे 7 टेस्ट ट्यूब में फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे हम? ये 7 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, उसको नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें हम पहले टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे प्योर 6 ml ब्रोमोफॉर्म। जो 7 टेस्ट ट्यूब है उसमें पहले टेस्ट ट्यूब में हमने लिया 6 ml प्योर ब्रोमोफॉर्म। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे 1 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 5 ml ब्रोमोफॉर्म। ये बीबी शॉर्ट में लिखा है, बीबी मीन्स ब्रोमोबेंजीन
and BF means bromoform. तो सेकंड टेस्ट में हमने लिया 1 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 5 ml ब्रोमोफॉर्म. लाइकवाइज थर्ड टेस्ट में 2 ml BB प्लस 4 ml BF. फोर्थ टेस्ट में 3 ml BB प्लस 3 ml BF. फिफ्थ टेस्ट में हमें रखना है 4 ml BB एंड 2 ml BF. सिक्स टेस्ट में हमें लेना है 5 ml BB प्लस 1 ml BF. एंड लास्ट दैट इज सेवन टेस्ट में हमें लेना है प्योर 6 ml ब्रोमोबेंजीन. सो फर्स्ट टेस्ट में हमने लिया था 6 ml ब्रोमोफॉर्म एंड सेवन टेस्ट में हमें लेना है 6 ml ब्रोमोबेंजीन. और जो रिमेनिंग 2 से लेके 6 तक जितने टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें ब्रोमोबेंजीन प्लस ब्रोमोफॉर्म का सॉल्यूशन लेना है. देन नेक्स्ट स्टेप इज ऐड पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स plus the crime and control glass fragments to respective test tubes and allow this test tube to stand overnight. उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमें ये हर एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं. उसके साथ साथ हमें जो क्राइम सीन पे ग्लास सैंपल मिल गए एंड अपने पास जो कंट्रोल ग्लास सैंपल होगा उसके भी ग्लास फ्रैगमेंट्स ये रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब में ऐड करने हैं. देन ये सारे टेस्ट ट्यूब को हमें एक ओवरनाइट के लिए वैसे ही स्टैंड करके रखना है. देन फिर उसके बाद क्या होगा, नोट डाउन द फाइनल हाइट्स ऑफ मार्क क्रिस्टल्स एंड द ग्लास पार्टिकल्स इन ईच टेस्ट ट्यूब. जैसे हम क्रिस्टल को ऐड करेंगे तब हमें उसका हाइट को मेजरमेंट करना है, उसके हाइट को मेजरमेंट करना है. देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ द डेंसिटी वर्सेस हाइट फॉर ईच टेस्ट ट्यूब corresponding densities can be calculated. The next physical property is that is refractive index. Refractive index can be defined as the ratio of the velocity of light in a vacuum to that in any medium determines the refractive index of that medium. इसको हम एक फॉर्मूला में बता सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. And basically the refractive index values which is measured with sodium D light of a particular glass is ranges from 1.47 to 1.53. जो refractive index of glass होता है that is depend upon the type of glass and it ranges from 1.47 to 1.53. अब हम देखते हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाएगा. तो फर्स्ट दैट इज ग्रेम एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस ग्रेम इज ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट. इट इज एन ऑटोमेटेड मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फ्रैगमेंट्स बाय टेम्परेचर कंट्रोल यूजिंग द इमर्शन मेथड्स. मींस ये जो ग्रेम सॉफ्टवेयर है उसमें हम ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं बाय द यूजिंग इमर्शन मेथड. तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट बाय इमर्शन मेथड. सो इस मेथड में हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे. टेक द ग्लास फ्रैगमेंट्स इन अ बीकर एंड ऐड द लिक्विड ऑफ लोअर इंडेक्स देन ग्लास टिल इट कवर द ग्लास पीसेस. एक बीकर लेना है हमें, उसमें ग्लास पीसेस रखने हैं और उसमें हमें एक ऐसा लिक्विड चॉइस करना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा. सो वो लिक्विड हमें उस बीकर में पोर करना है. द नेक्स्ट वन इज देन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंटिल द ग्लास बिकम्स इनविजिबल. अब सेकंड स्टेप में हमें ऐसा लिक्विड चॉइस करना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होगा. सो ये लिक्विड हमें उस ग्लास में पोर करना है अंटिल द ग्लास बिकम्स इनविजिबल. The next step is by using Abbe's refractometer we can determine the refractive index of particular glass particles. ये सारा स्टेप करने के बाद अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है and the name of that instrument is known as Abbe's refractometer. तो उसके ऊपर हम ये ग्लास पार्टिकल्स रख के इस ग्लास का पर्टिकुलर ग्लास पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं. So this is the method that is known as immersion method by which we can measure the refractive index of particular glass. Then next देखते हैं हम that is elemental analysis of glass.
पहले स्लाइड में हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ ग्लास में जो मेन कंपोजिशन होता है सैंड, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास अदर मेटल ऑक्साइड एंड अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स ग्लास में प्रेजेंट होते हैं? जनरली फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ऑकर्ड इन द ग्लास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास ये सारे एलिमेंट्स, और इसमें से कोई तो एलिमेंट्स हमें ग्लास में मिल सकते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, जिर्कोनियम, कैल्शियम, बेरियम, टिटेनियम, आर्सेनिक एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे एलिमेंटल कंपोजिशन एक पर्टिकुलर ग्लास में, या इसमें से कोई तो कंपोजिशन एक पर्टिकुलर ग्लास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास, ये सारे एलिमेंटल कंपोजिशन उस ग्लास में हमें मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है कि जो ये एलिमेंटल कंपोजिशन को एग्जामिन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ग्लास, एंड द फर्स्ट is atomic absorption spectroscopy, that is AAS. Second one is neutron activation analysis. Third one is mass spectroscopy. The next one is scanning electron microscope energy dispersive X-ray fluorescence, XRF, same EDX. The next one is inductively coupled plasma mass spectroscopy, in short it is known as ICP-MS. Then next one is inductively coupled plasma emission spectrometry, ICP-AES. The next one is laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, LA ICP-MS. So by using any one technique we can determine the different elemental composition in particular class. So thanks for watching our channel, that is Forensic Search. Thank you.